गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। आज हम लेंगे पूर्वी समस्या एवं यूरोप के लिए उसकी जटिलताएं। पेपर 2 आधुनिक विश्व का इतिहास का ये टॉपिक है। तो हम लेंगे पहले पूर्वी समस्या और क्रीमिया का युद्ध इसमें लेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक तुर्की या ऑटोमन साम्राज्य का यूरोप में वर्चस्व था। अपने उत्कर्ष काल में तुर्की या ऑटोमन साम्राज्य का फलक एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका में फैला हुआ था। मेसोपोटामिया, ईरान और अरब में तुर्कों का राज्य एशिया में था। बोस्निया, सर्बिया, यूनान, रोमानिया, बल्गेरिया आदि क्षेत्र पूर्वी यूरोप में शामिल थे। यूरोपीय इस क्षेत्र को बाल्कान प्रायद्वीप अर्थात बाल्कान पेनिनसुला कहते हैं। अफ्रीका में मिस्र तुर्की साम्राज्य के अधीन था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह साम्राज्य अवसान की ओर बढ़ गया। इस प्रकार यूरोपीय क्षितिज से तुर्की के गायब होने के साथ साथ ये प्रश्न खड़ा हुआ कि अब तुर्की का स्थान कौन ग्रहण करे। तुर्की के यूरोपीय क्षितिज से विलुप्त होने से उत्पन्न रिक्तता को भरने की समस्या यूरोपीय इतिहास में पूर्वी समस्या या पूर्वी प्रश्न अर्थात ईस्टर्न क्वेश्चन और प्रॉब्लम के नाम से जानी जाती है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्की साम्राज्य अर्थात ऑटोमन साम्राज्य के पतोन्मुख होने के कारण बाल्कान में उत्पन्न रिक्तता को भरने के लिए कई ताकतों ने प्रयास शुरू किया। रूस और ऑस्ट्रिया का बाल्कान से निकट संबंध था। रूस का सम्राट स्लाव जाति से संबंध रखता था। रूस की अधिकांश जनता ऑर्थोडॉक्स चर्च की अनुयायी थी और बाल्कान में निवास करने वाले ईसाई भी इसी चर्च में विश्वास प्रकट करते थे। इस प्रकार रूस बाल्कान लोगों से जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक निकटता दिखाकर वहां के लोगों का सहयोग करने के बहाने स्वयं का प्रभाव बढ़ाना चाहता था। ऑस्ट्रिया अपने दक्षिण पूर्व में विस्तार करना चाहता था, अतः वह बाल्कान प्रदेश में रूस का प्रतिद्वंदी हो गया। फ्रांस एवं इंग्लैंड भी बाल्कान में रुचि बनाए हुए थे। जर्मनी अपने एकीकरण से पहले पूर्वी समस्या में रुचि नहीं लेता था। एकीकरण के बाद भी बिस्मार्क ने घोषणा की कि वह जर्मनी का विस्तार नहीं चाहता है, परंतु 1878 में जब तुर्की समस्या के निपटारे के लिए बर्लिन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो बिस्मार्क को उसका प्रधान बनाया गया और नहीं चाहते हुए भी उसको ऑस्ट्रिया का पक्ष लेना पड़ा, क्योंकि वह रूस के प्रभाव को रोकना चाहता था। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की पूर्वी समस्या ने जटिलतम रूप से यूरोप की महाशक्तियों को परस्पर उलझाए रखा। यह एक दीर्घकालीन, रक्त रंजित, कोलाहलपूर्ण, जटिल एवं शौर्यपूर्ण यूरोपीय इतिहास की गाथा बन गई। अब हम लेंगे क्रीमिया का युद्ध 1854 से 1856। 19वीं शताब्दी के छठे दशक में यूरोपीय राज्यों में आपसी संदेह, अविश्वास, उदारवाद और प्रतिक्रियावादी शक्तियों में तीव्र संघर्ष, राष्ट्रवादी विचारधाराएं तथा औद्योगिक क्रांति की प्रारंभिक अवस्था ने यूरोप में एक ऐसी स्थिति को जन्म दे दिया जिससे ये प्रतीत होता था कि यूरोप के लिए अब युद्ध अनिवार्य है। इतिहासकार A.G.P. टेलर ने नज़दीक से यूरोपीय राजनीति का विश्लेषण कर क्रीमिया युद्ध के कारणों के बारे में लिखा है कि निकोलस, जो कि रशिया का जार था, को एक आश्रित तुर्की की जरूरत थी, क्योंकि केवल आश्रित तुर्की के द्वारा ही रूस की काला सागर क्षेत्र में सुरक्षा हो सकती थी। नेपोलियन तृतीय को अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध में सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इंग्लैंड को अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में एक स्वतंत्र तुर्की की आवश्यकता थी। वस्तुतः एक देश के दूसरे देश पर आक्रमण से नहीं वरन आपसी आशंका और अविश्वास ने क्रीमिया के युद्ध को जन्म दे दिया। अब हम लेंगे युद्ध की घटनाएं। फ्रांस और इंग्लैंड ने रूस के नौसैनिक अड्डे सेबास्टोपोल को, जो क्रीमिया में स्थित था, विध्वंस करने का निर्णय लिया। अधिकांश घटनाएं क्रीमिया के क्षेत्र में हुई। सेवास्टोपोल का पतन आसानी से नहीं हुआ। इस युद्ध में भारी संख्या में सैनिक हताहत हुए। घायल सैनिकों के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी। विजयी होने के बावजूद रूसी सर्दी और भुखमरी ने इंग्लैंड की सेनाओं का मनोबल तोड़ दिया। इस समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्कूटरी के अस्पताल में अकेले ही इतनी सेवाएं दी कि उसका कार्य अविस्मरणीय हो गया।
इस बीच रूसी शासक निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई और युद्ध समाप्ति की ओर अग्रसर होने लगा। सितंबर 1855 को सेबास्टोपोल का पतन हो गया और नवंबर 1855 में फारस का भी पतन हो गया। पेरिस में शांति वार्ता आरंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 में पेरिस की संधि हुई। अब हम लेंगे पेरिस की संधि 30 मार्च 1856। 30 मार्च 1856 को इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की और पिडमोंट सार्डिनिया ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसकी शर्तें इस प्रकार से थीं। पहली, तुर्की की स्वतंत्रता व प्रभुसत्ता सभी बड़ी यूरोपीय शक्तियों ने स्वीकार की। दूसरा, तुर्की को यूरोपीय संगठन का एक सदस्य माना गया तथा यूरोपीय इतिहास में पहली बार तुर्की की बड़ी शक्तियों में गणना की गई। तीसरा, यूरोप के सभी राष्ट्रों ने आपस में यह तय किया कि डार्डेनलीज के जलडमरू मध्य को शांति के समय सभी देशों के लिए व्यापार के लिए खोल दिया जाएगा। युद्ध के जहाज़ों के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश लेना वर्जित होगा। चौथा, डैन्यूब नदी के प्रयोग को सभी देशों के लिए स्वीकृत कर लिया गया। इस पर समझौता 1815 में हुआ था, इसी का नवीनीकरण किया गया। पांचवा, मोल्डेविया और वेलेशिया को तुर्की के अधीन मान लिया गया। रूस का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। छठा, सर्बिया की सुरक्षा की गारंटी सभी राज्यों ने प्रदान की। सातवां, कार्स तुर्की को और क्रीमिया रूस को लौटा दिए गए। तो ये थी शर्तें पेरिस की संधि की। अब हम लेंगे क्रीमिया युद्ध के परिणाम। इस युद्ध के बड़े दूरगामी प्रभाव देखने में आए। कुल मिलाकर लगभग 5 लाख सैनिक युद्ध या अन्य कारणों से मारे गए। रूस और तुर्की पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। मूलतः विवादित प्रश्न जिसके कारण यह युद्ध हुआ था वह यरूशलेम के धार्मिक स्थलों के रखरखाव का था। इस प्रश्न का कोई हल नहीं निकाला गया। इस युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकले जो इस प्रकार से हैं। पहला, रूस का पश्चिम और दक्षिण की ओर विस्तार रुक गया। बेस अरेबिया का कृषि प्रधान क्षेत्र रूस को खाली करना पड़ा। रूस की सैनिक शक्ति काला सागर के निकट सीमित कर दी गई। 2 स्वायत्त प्रदेश अस्तित्व में आए, मोल्डेविया और वेलेशिया। ये रूस और तुर्की के बीच मध्यवर्ती प्रदेश बन गए। दूसरा, तुर्की को एक नया जीवन प्रदान किया गया। यूरोपीय देशों ने उसकी स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को सुरक्षित रखने की गारंटी दी। तीसरा, इंग्लैंड क्रीमिया के युद्ध में विजयी हुआ था। इंग्लैंड को लगभग 32,000 सैनिकों से वंचित होना पड़ा। इसके साथ ही भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। इस युद्ध में इंग्लैंड के उद्देश्य को सफलता मिली। चौथा, नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस की खोई हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को फिर से पुनर्स्थापित किया। पेरिस का खोया हुआ गौरव और यूरोपीय राजनीति में उसका स्थान एक बार फिर से प्राप्त हुआ। पांचवा, ऑस्ट्रिया इस युद्ध में तटस्थ रहा। ऑस्ट्रिया ने रूस को मोल्डेविया और वेलेशिया से हटाने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर उसने रूस पर आक्रमण करने की चेतावनी दी थी। पेरिस की संधि में वह एक निमंत्रित सदस्य था, किंतु ऑस्ट्रिया को कोई लाभ नहीं मिला। और छठा परिणाम है, प्रशिया भी ऑस्ट्रिया की तरह पूर्ण रूप से तटस्थ रहा। रूस और प्रशिया में फलतः मित्रता रही और जर्मनी के एकीकरण के प्रयास के दौरान भी रूस का मौन समर्थन प्रशिया की तरफ था। तो ये थे क्रीमिया युद्ध के परिणाम। अब हम लेंगे क्रीमिया के युद्ध का महत्व। इतिहासकार LCB सीमेन के अनुसार पेरिस की संधि का सबसे बड़ा योगदान ऑस्ट्रिया के पतन का आरंभ था। 1856 से 1878 के मध्य पेरिस समझौते की शर्तों के उल्लंघन हुए। मोल्डेविया और वालेशिया, जहां एक ही भाषा और संस्कृति थी, वहां के लोग एक ही जाति रूम्स के थे। 1859 में दोनों राज्यों ने एक ही शासक को चुन लिया और इस प्रकार आधुनिक रोमानिया का जन्म हुआ। नेपोलियन तृतीय ने इस कार्य में पूर्ण सहयोग दिया। इसी तरह से इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के सहयोग से 1867 में सर्बिया अपने किले तुर्की के नियंत्रण से मुक्त करवाने में सफल हो गया। सर्बिया का अब स्वतंत्र अस्तित्व हो गया। 1870 में इसी प्रकार रूस द्वारा उकसाए जाने पर बल्गारिया के लोगों ने तुर्की के सुल्तान से अपने लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार क्रीमिया के युद्ध के सभी परिणाम अस्थायी सिद्ध हुए। प्रोफेसर टेलर पेरिस संधि को उन सब लोगों के लिए निराशाजनक मानते हैं जिन्होंने पेरिस सम्मेलन में भाग लिया। रूस में इस युद्ध की प्रतिक्रिया जनहितकारी सिद्ध हुई।
जार अलेक्जेंडर द्वितीय को अनेक सुधार करने पड़े। सबसे महत्वपूर्ण सुधार दासों का उद्धार करना था। ग्रांट और टेम्परले के अनुसार विज्ञान के आधुनिक साधनों के बिना लड़ा जाने वाला यह अंतिम बड़ा युद्ध था। तो ये था युद्ध का महत्व। तो पूर्वी समस्या में हमने लिया क्रीमिया का युद्ध, उसकी घटनाएं, उसकी पेरिस की संधि, क्रीमिया युद्ध के परिणाम और क्रीमिया के युद्ध का महत्व।